नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कुरतुल गफ्फार। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल 22 मई के दिन कराची तैयारा हादसा को 1 साल का अरसा गुजर चुका है। गुज़श्ता साल 22 मई के दिन ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था जब लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। इस तैयारे में मुसाफिरों और अमले समेत 99 मुसाफिर सवार थे, जिनमें मौजूदा तौर पर सिर्फ 2 अफराद ही जिंदा बच पाए। इस तैयारे हादसे में अपनी जिंदगी हारने वालों के लवाहिकीन से मुझे दिली हमदर्दी है। अल्लाह करे कि आइंदा इस तरह का कभी भी कोई वाकया और हादसा पेश ना आए, किसी को भी इस दुख और तकलीफ से ना गुजरना पड़े। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहां महानूर हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 1 से 21 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए 25% स्पेशल अलाउंस मंजूर कर लिया। LWMC ने शहर लाहौर की सफाई के लिए मजीद 4 माह का वक्त मांग लिया। बागों के शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। लाहौर मेट्रो ट्रक का जंगला तोड़कर सरकारी नंबर प्लेट गाड़ी मेट्रो बस से टकरा गई। ईद के बाद भी शहर लाहौर में महंगाई का जिन बेकाबू। लाहौर पुलिस में अब एक और फोर्स अबाबील का इजाफा। कोरोना के बायस गर्मियों में स्विमिंग पूल बंद होने से सैकड़ों लोगों का जरिया मुआश बंद। मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद। और लाहौर नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साइकिलिंग के लिए वुडन वेलोड्रम तैयार करने के लिए काम शुरू। जितना दिन लाहौर का अहवाल आपने जान लिया, अब रुख कर लेते हैं शहर इक्तदार का, जहां रजिया खान हमें बता रही हैं इस्लामाबाद का अहवाल। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान। आगाह करूँगी शहर इक़्तिदार की खास खबरों से और उनके तज्जियों से। तो शामिल करते हैं सबसे पहले अहम खबरें। विफाकी दायरा शुमारियात की महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रोज़मर्रा ज़रूरत की 25 अशिया मज़ीद महंगी हो गई। NCOC के बड़े फैसले। कोरोना वबा के बाइस लगने वाली पाबंदियों में नरमी का ऐलान। पाकिस्तान अमेज़ॉन की सेलर्स लिस्ट में शामिल। अमेज़ॉन की सेलर्स लिस्ट में शामिल होना क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है? पाकिस्तान की ई-कॉमर्स मार्केट और दरपेश चैलेंजेस। जितना दिन लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली, अब मैं आपको बताऊंगी कराची से इस हफ्ते की अहम खबरें, लेकिन पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। बैरूनी मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों में कोरोना मुस्बत की शरह बहुत बढ़ गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानियों को सफर से पहले कोरोना मनफी रिपोर्ट साथ लाने की हिदायत कर दी। सिंध में कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद। सिंध में सूबाई कोरोना टास्क फोर्स ने हालिया बंदिशों को बरकरार रखने का फैसला कर लिया। और कराची में शेर का बच्चे पर हमला। बच्चे ने शेर की तस्वीर बनाने की कोशिश की तो शेर ने बच्चे पर हमला कर दिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से बच्चे की जान बचाई। फलस्तीन पर इस्राईली हमलों के खिलाफ कराची में सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। अहम शोबिस सितारों की एहतजाज में शिरकत। कराची में मियां बीवी का फ्लैट में सुफाकाना कत्ल। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। साथियों ने मुखबरी के शुबे में इन्हें कत्ल कर डाला। दूध के व्यापारियों को लूटने वाले 3 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया। चंद दिन पहले कराची में आने वाले आंधी तूफान ने कई घर उजाड़ दिए। साइन बोर्ड गिरने से एक शॉपिंग मॉल का मुलाजिम माजूर हो गया। और बच्चों को चलती सड़क पर खेलने से मना करना जुर्म बन गया। सिक्योरिटी गार्ड पर बाअसर शख्स ने तशद्दुद कर डाला। पाकिस्तान में फुटबॉल शायकीन के लिए बुरी खबर। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीयत मुअत्तल कर दी। जितना दिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि कोरोना के केसेस में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों में भी कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह काफी ज्यादा नजर आ रही है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अहम इकदाम उठा लिया है। खलीजी ममालिक से कोरोना मुस्बत मरीजों की मुसलसल आमद। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अहम फैसला कर लिया। अथॉरिटी की जानिब से नामजद लेबॉर्ट्रीज की फहरिस्त जारी कर दी गई। ये फहरिस्त CAA के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी की गई है।
اس فہرست میں ان تمام لیبارٹریز کے نام موجود ہیں جن لیبارٹریز سے کورونا منفی کی رپورٹ لینے کے بعد ہی پاکستانی سفر کر سکیں گے۔ حکومت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ خاص طور پر خلیجی ممالک سے آنے والے پاکستانیوں میں کورونا مثبت کی شرح کافی بلند تھی۔ اب خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ حکومت کی فہرست میں موجود لیبارٹریز سے پہلے کورونا منفی کی رپورٹ حاصل کریں اور پھر سفر اختیار کریں۔ فہرست میں موجود 60 لیبارٹریز کا تعلق متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں اور بحرین سے ہے۔ 29 مئی سے تمام ایئر لائنز نامزد لیبارٹریز کی جاری کورونا نیگیٹو رپورٹس پر سفر کی اجازت دینے کی پابند ہوں گی۔ پاکستان کے لیے دو طرفہ آپریشن کی حامل ایئر لائنز کو ان لیبارٹریز کی رپورٹس قبول کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہدایات پر عمل درآمد میں ناکامی پر قوانین کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ نامزد لیبارٹریز میں ابو ظہبی اور العین کی 10 اور دبئی کے 8 لیبارٹریز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ راس الخیمہ اور شارجہ کی 7، فجیرہ کی 8، عجمان کی 5 اور قوین کی 4 لیبارٹریز شامل ہیں، جبکہ بحرین میں مسافروں کو کورونا نیگیٹو ٹیسٹ کی رپورٹ جاری کرنے کے مجاز لیبارٹریز کی تعداد 11 ہے۔ یہ اقدامات کورونا مثبت کے مریضوں کو صحت یاب ہونے تک سفر سے روکنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں سندھ میں کورونا کے کیسز کے بارے میں۔ سندھ میں کورونا مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر سندھ حکومت نے اہم فیصلہ کیا ہے کہ جب تک کورونا کیسز میں کمی نہیں ہوتی اس وقت تک حالیہ پابندیوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ NCOC نے چند دن پہلے پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن سندھ میں صوبائی کورونا ٹاسک فورس نے حالیہ بندشوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ میں کورونا کے بڑھتے وار، کورونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ سندھ حکومت کی کورونا ٹاسک فورس نے حالیہ بندشوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایکسپریس نیوز کے نمائندے وکیل راؤ کے مطابق ٹاسک فورس کے ممبران نے صوبے میں پابندیاں مزید سخت کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ اسی حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ صوبے میں اگر کیسز کی شرح کم ہوئی تو پابندیوں میں نرمی کی جائے گی اور اگر کیسز بڑھ گئے تو مزید سختی کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق چند دن پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کورونا صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا کہ 19 مئی کو صوبے میں 10.2% کی شرح سے کورونا کے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ میں کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کورونا کی بندشوں میں نرمی کرنا بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق ٹاسک فورس کے ممبران اور WHO کے نمائندے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لے کر مزید اقدامات کے لیے اپنی تجاویز دیں گے۔ ناظرین، چند دن پہلے فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف کراچی میں سول سوسائٹی نے پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں شوبز کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ چند دن پہلے کراچی میں سول سوسائٹی ارکان نے اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں شوبز کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی، جن میں مائرہ خان، فیصل قریشی اور عائشہ عمر شامل تھیں۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بیت المقدس کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جاہریت کے خلاف ساری قوم یک زبان ہے۔ احتجاج میں شریک مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مسلم ممالک اسرائیلی درندگی کے خلاف اقوام عالم کو جھنجھوڑیں اور غزہ کی موجودہ صورتحال پر عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ سول سوسائٹی کے ارکان کا کہنا تھا کہ غزہ میں خواتین اور بچوں پر ہونے والے اسرائیلی ظلم و بربریت پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ اس مظاہرے میں شریک خواتین نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی رومال اوڑھا ہوا تھا اور ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھام رکھے تھے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں میاں بیوی کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ دونوں میاں بیوی کو ان کے فلیٹ میں ہی نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والے میاں بیوی کرمنل ریکارڈ رکھتے تھے، جنہیں مبینہ طور پر مخبری کے شعبے میں اپنے ہی ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ ناظرین، چند دن پہلے کراچی میں ہونے والے ایک پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو مارے گئے، جبکہ ایک پولیس اہلکار بھی شہید ہو گیا۔ مارے جانے والے تینوں ڈاکو دودھ کے بیپاریوں کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے، جبکہ پولیس مقابلہ ہو گیا۔
कराची में बच्चे पर शेर ने हमला कर दिया, बच्चे ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। ये वाकया कब और कैसे पेश आया, तफसीलात बता रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे राहील सलमान। कराची में शेर ने बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे ने शेर की तस्वीर लेने की कोशिश की तो शेर बच्चे पर हमलावर हो गया। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है और 2 मुल्जिमान गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। यह वाक़या कराची के इलाके गुलबर्ग में पेश आया। बच्चे पर शेर के हमले से पहले की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। इस वीडियो में शेर के इर्द गिर्द लोगों को देखा जा सकता है। जिस जगह यह वाक़या पेश आया वहां आसपास के रहने वालों का ये कहना था कि उसामा नामी एक शख्स शेरों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। इसका भाई जिसका नाम साद है वो शेर को लेकर अपने दोस्त हमीद के घर पर आया। हमीद के 10 साला बेटे ने शेर के साथ तस्वीर लेने की कोशिश की, जिस पर शेर ने 10 साला अब्दुल नाफे पर हमला कर दिया। इस दौरान घर के बाहर उसामा, उसका भाई साद और काफी लोग मौजूद थे। अतराफ में खड़े अफराद ने बमुश्किल शेर को पकड़ा और बच्चे को छुड़ाया। शेर के इस हमले में 10 साला अब्दुल नाफे के पेट और टांग पर जख्म आए हैं, जिसे फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शेर का असल मालिक उसामा शेर को लेकर नामालूम मकाम पर फरार हो चुका है। ये वाक़या 14 मई को पेश आया। पुलिस शेर के मालिक की तलाश कर रही है। फुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है कि फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। ये फैसला फीफा की 71वीं कॉन्फ्रेंस में हुआ। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन ने फीफा की शराइत पर अमल नहीं किया, इसलिए शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद होने तक पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन पर पाबंदी रहेगी। इजलास में शरीक 203 अरकान मुमालिक ने पाकिस्तान पर पाबंदी की हिमायत की। पाबंदी ना लगने के हक में सिर्फ 1 वोट आया। फीफा ने ये फैसला पाकिस्तान फुटबॉल हाउस लाहौर पर कब्जे के बाद किया। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। अब रुक करते हैं लाहौर का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगी महानूर इफ्तिखार। वेलकम बैक नाजरीन। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ईद के बाद पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए सुनाई है ज़बरदस्त खुशखबरी। ग्रेड 1 से 21 तक के 7 लाख से जायद सरकारी मुलाजमीन के लिए 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये इजाफा जून में आने वाले बजट में शामिल कर दिया जाएगा। कोरोना वबा के बायस माली मुश्किलात के शिकार मुलाजमीन को यकीनन इस अलाउंस से मुआशी इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास में ये फैसला किया गया। इसके अलावा वज़ीर आला ऑफिस में एपिक्स कमेटी का खुसूसी इजलास भी हुआ, जिसमें आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने, कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मजीद इकदाम उठाने और सूबे में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके साथ साथ शहर लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मौसर मैनेजमेंट की अलहदा पॉलिसी बनाने का भी फैसला किया गया। तो नाजरीन, एक तरफ हुकूमत कोरोना वबा से निमटने के लिए मौसर इकदाम कर रही है, तो वहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि जल्द से जल्द वबा से छुटकारा हासिल किया जा सके। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ शहर लाहौर की सफाई का मिशन अभी है नामुकम्मल, क्योंकि LWMC को चाहिए हैं अभी मज़ीद 4 माह, जिसके बाद LWMC को उम्मीद है कि वो शहर लाहौर से कूड़ा करकट का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर लाहौर में सफाई सुथराई का वाहिद जिम्मेदार इदारा है। LWMC के पास मशीनरी की कमी, वैनिटरी वर्कर्स की कमी वो मसाइल हैं जिनको दूर किए बगैर शहर लाहौर में सफाई का मिशन इम्पॉसिबल है, जिसके लिए अब चेयरमैन LWMC पुरुमीद हैं कि वह कूड़ा कंटेनर्स और दीगर मशीनरी खुद बनाएंगे। आर्जी और मुस्तकिल बुनियादों पर शहर लाहौर की सफाई का निज़ाम तरतीब देंगे। अब देखते हैं कि क्या इस बार लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंतज़ामिया अपने इन दावों पर पूरा उतर पाती है या नहीं। नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लीन एंड ग्रीन कमेटी की, जिसको जिम्मेदारी दी गई है बागों के शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने की। कमेटी में 4 सियासतदान और 4 इंतजामी अफसरान को शामिल किया गया है। कमेटी का अहम मकसद शहर लाहौर में मौजूद मसाइल की वजूहात का तयन करना और सिफारिशात को मुरतब करना है, जबकि लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते टूट फूट की वजह से बदहाली का शिकार है, जगह जगह पर गढ़े हादसात का बाइस बन रहे हैं। बता रहे हैं अफजाल तालिब अपनी रिपोर्ट में।
सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सालों से टूट फूट और बदहाली का शिकार हैं। जगह जगह पड़े गड्ढे आए रोज हादसात के बाइस बन रहे हैं। जड़ावाला, फैसलाबाद जीटी रोड और फैजपुर इंटरचेंज पर गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा दरियाए रावी, सगियां पुल रोड भी अरसा से टूट फूट का शिकार है। शाहदरा से बेगमकोट और फैसलाबाद जाने वाली सड़क का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिरोजपुर रोड भी दाखिली रास्तों से टूट चुकी है। ये जो रास्ते हैं सर, ये लाहौर शहर का जो है ना फेस है। जब यही ठीक नहीं होंगे तो बाहर से आने वाला बंदा जो है वो इनको देख के उसको क्या हमारे सिटी का क्या इंप्रेशन लेगा। बहुत मुश्किल है आवाम के लिए। आगे एक औरत उधर गिरी भी है। लाहौर की खूबसूरती के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुराद रास, हमायूं यासर, इजाज चौधरी, कमिश्नर लाहौर पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है। ये एजेंडा पॉइंट के तौर पर इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि लाहौर के जो दो मेजर रास्ते हैं, एक सगियां पे और एक शाहदरा पे, इन दोनों के ऊपर हमने एंट्री पॉइंट्स बनाने हैं। इसकी तजावीज़ जो है वो हमारे पास पहुंची हुई हैं। गुज़श्ता 3 सालों में लाहौर की तरक्की और खूबसूरती पर अरबों रुपए खर्च करने के दावे किए गए, लेकिन हुकूमत मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकी। नाज़रीन, फिरोजपुर रोड पर हमीद लतीफ़ अस्पताल के सामने तेज़ रफ्तार सरकारी नंबर प्लेट गाड़ी मेट्रो बस ट्रक का जंगला तोड़कर बस से टकरा गई। कार एडिशनल सेशन जज का बेटा चला रहा था, जो मौके से फरार हो गया। सब्ज नंबर प्लेट लगी कार नंबर LEG 3535 तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू हुई, जिसके बायस मेट्रो बस और सरकारी कार को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, तेज़ रफ्तारी किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकती है, इसलिए अपनी और दूसरों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें और तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करें। तो नाज़रीन, खबर ये भी है कि शहर लाहौर में ईद के बाद भी ताहाल महंगाई का जिन बेकाबू है। महंगाई ने आम आदमी का जीना दो भर करके रखा है। आटे और गंदम की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में तंदूर मालिकान ने सादा रोटी के नरखों में 2 रुपए का इजाफा करते हुए उसकी कीमत 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी। इस हवाले से देखते हैं आमिर नवीद चौधरी की ये रिपोर्ट। अवाम अभी चीनी, घी, फल, सब्जियों और आटे की कीमतों में इजाफे से संभल ना पाए थे कि तंदूर मालकान ने रोटी और नान की कीमत बढ़ा दी। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी है। कहते हैं आटे के साथ बिजली, गैस भी महंगी हो गई है, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, अब पुराने नर्ख पर रोटी फ़रोख्त नहीं कर सकते। पहले 850 का थैला था, ठीक है, अब 1150 का थैला मिल रहा है, ठीक है, और खर्चे भी यहाँ से निकालने होते हैं, मजदूरी भी लेनी होती है। अगर हुकूमत मेरा पुराने रेट पे आटा दे रही तो हम रोटी सस्ती कर देंगे, जिसमें हमने दुकान का किराया भी देना होता है और लड़कों की दिहाड़ियाँ भी देनी होती है, कहाँ से हम दें। तो हमारी गैस और आटा ये मुसलसल महंगा हो रहा है, इस वजह हमने ये रोटी को महंगा किया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि हमने ज़िला इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करके इन्हें बता दिया है कि अगर सस्ता आटा फराहम करेंगे तो रोटी 8 रुपए की फ़रोख्त करेंगे, दूसरी सूरत में रोटी की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होंगे। अगर ये तरीक़ाकार कोई और कर दिया गया कि जी आप लाइनों में लग जाएं या मिलों में चले जाएं या पॉइंट बना दिए जाएं, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, इस पे हम बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें आसानी से आटा दिया जाए ताकि हम अपना आराम से बाइज़्ज़त तरीके से जो आटा लें और रोटी पकाएं। तंदूर मालकान का कहना है कि गंदम की कीमत बढ़ी तो हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को सब्सिडी दी, लेकिन रोटी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तंदूर मालकान को नज़रअंदाज किया गया। और अब आपको बताएं कि लाहौर में अबाबील फोर्स ने 3 माह के दौरान 1,10,000 मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड चेक किया और 37 ए कैटेगरी के इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया। डॉल्फिन और PRU फोर्स के बाद अबाबील फोर्स जराइम पेशा अनासर के लिए दहशत की इलामत बनने लगी। अबाबील फोर्स बनाने का मकसद क्या था और ये कैसे काम कर रही है, इस बारे में बता रहे हैं नुमान शेख अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में जराइम पेशा नासिर का कला कमा करने और इन पर कहर बनकर टूटने के लिए अबाबील फोर्स कायम कर दी गई। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने इस फोर्स के बारे में बताते हुए कहा कि अबाबील फोर्स 20 मोटरसाइकिल और 40 जवानों पर मुश्तमिल एक दस्ता है जो रोजाना उन इलाकों में बैक वक्त गश्त और सर्च ऑपरेशन करता है जहां पर ज्यादा वारदातों की शिकायत मौसूल हो रही हैं। 40 मोटरसाइकिलिस्ट पुलिस के डिसिप्लिन के साथ जब एक इलाके में नाकाबंदी करेंगे या पेट्रोलिंग करेंगे या अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे तो डेफिनेटली
علاقے کے جو مکین ہیں, جو علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں, ان کو ایک بڑا کانفیڈنس آئے گا کہ پولیس ایکٹیو ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے اور ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ایکٹیو ہے. ابابیل فورس نے اپنے قیام کے پہلے 3 ماہ کے دوران 1,10,000 مشتبہ افراد کا ریکارڈ چیک کیا اور 37 ایک کیٹیگری کے اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا. ایس ایس پی اینٹی رائٹ فورس اور ابابیل اسکواڈ ساجد حسین کھوکر کا کہنا ہے کہ اس فورس کا نام قرآن مجید میں سورہ فیل سے لیا گیا. قرآن پاک میں سورہ فیل میں تذکرہ ہے ابابیل کا کہ ابابیل کے جھنڈ آتے تھے اور کفار کے اوپر کنکریاں پھینکتے تھے جب وہ مکہ پہ حملہ آور ہوئے. تو اس سلسلے میں یہیں سے ڈرائیونگ فورس لیتے ہوئے جناب CCPO لاہور نے ایک نئی فورس ابابیل کے نام سے کریٹ کی. یہاں پہ ابابیل تو ہماری فورس ہے جو آپ کو باہر نظر آئے گی, اور جو کفار کی جگہ ہے وہ جو شر پسند عناصر ہیں, جو ڈاکو ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں. DIG آپریشن ساجد کیانی کا کہنا ہے کہ ابابیل فورس لاہور پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت قائم کی ہے. پہلے 3 ماہ میں اس کی کارکردگی تسلی بخش ہے. جلدی ابابیل فورس میں مزید 20 موٹر سائیکلوں اور 40 جوانوں کا اضافہ کر دیا جائے گا. ناظرین, کرونا وائرس کی وجہ سے سوئمنگ پولز ویران پڑے ہیں. سینکڑوں افراد کے ذرائع آمدن بھی خشک ہو گئے. سوئمنگ پول سے وابستہ کوچز اور دیگر افراد کو روزگار کے لالے پڑ گئے. مہنگائی کے دور میں گھر کا چولہا چلانا مشکل ہے. منتظمین کا کہنا ہے کہ حکومتی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی سرگرمیاں معطل کر رکھی ہیں. سوئمنگ پولز کی ویرانی دیکھ کر افسوس تو ہوتا ہے, لیکن کرونا کے خطرات کو دعوت نہیں دے سکتے. بڑی بےتابی سے حالات بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں لاہور سے عباس رضا کی رپورٹ میں. کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں کھیلوں کے میدان ویران ہوئے. اگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ سرگرمیاں جاری بھی ہیں تو تماشائیوں کی روایتی رونقیں نظر نہیں آتی. پاکستان میں کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر ہونے کے ساتھ سوئمنگ پول بھی ویران نظر آتے ہیں. سوئمنگ پولز کے ساتھ سینکڑوں افراد کا روزگار وابستہ ہے. تیراک ایک صحت مندانہ سرگرمی کی کمی شدت سے محسوس کر رہے ہیں تو کوچز اور دیگر معاون عملہ کو روزگار کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ پریشانیوں کا کوئی حل نکالا جائے. حکومت اس شعبے کی بھی داد رسی کرے. پریشان حال افراد میں ماضی میں عالمی سطح پر پاکستان کا نام بلند کرنے والے سوئمر بھی شامل ہیں. کورونا کی وجہ سے سپورٹس کی رونقیں ختم ہوئی ہیں. اللہ کرے کورونا ختم ہو اور سپورٹس کی رونقیں بحال ہوں. پوری دنیا میں کیونکہ سپورٹس وغیرہ ساری بند ہے کورونا کی وجہ سے, اس لیے ہمارے پاکستان میں بھی سپورٹس بند ہیں, سوئمنگ بند ہے ساری. جب بھی گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں اجازت دے گی ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اوپن کر دیں گے. پول کھول دیا جائے تو ہمارا روزگار لگ جائے. موجودہ صورتحال میں ایک ہی پول میں مختلف افراد کی تیراکی وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے. اسی لیے منتظمین حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کر رہے ہیں. اور دوسری طرف فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے پورے ملک کی طرح شہر لاہور کی مختلف شاہراہوں پر ریلیاں نکالی گئیں, جن میں لاہوریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ناظرین, ریلیوں میں شرکاء نے پاکستان اور فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے. اس موقع پر اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے گئے. تو ناظرین, آخر میں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں موجود پاکستان کے واحد اور قدیم ترین سائیکلنگ ویلوڈرم کی بھی سنی گئی. اس کی حالت سنوارنے اور مقابلوں کے لیے موضوع بنانے کے بعد اس کی جگہ جدید سہولیات والا نیا ویلوڈرم بنانے کا بھی اعلان کر دیا گیا. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں موجود یہ سائیکلنگ ویلوڈرم وفاقی حکومت کی ملکیت ہے, جو 1958 سے اب تک پاکستان بھر کے سائیکلسٹ کو سہولت فراہم کر رہا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے محمد یوسف. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں موجود سائیکلنگ ویلوڈرم وفاقی حکومت کی ملکیت ہے, جو 1958 سے اب تک پاکستان بھر کے سائیکلسٹ کو سہولت فراہم کر رہا ہے. مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے سائیکلنگ ویلوڈرم کی حالت بہت خراب تھی. بین الصوبائی رابطہ کی وزیر فہمیدہ مرزا کی خصوصی توجہ اور ہدایت پر اس کی حالت سنوار کر اب اسے مقابلوں کے قابل بنا دیا گیا ہے. کوچنگ سینٹر لاہور کے ڈائریکٹر نصر اللہ رانا نے اس کی جگہ ووڈن ویلوڈرم بنانے کی بھی خوشخبری سنائی ہے. جب سے یہ بنا تھا تب سے یہ بہت جگہ ہے جس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے لک آفٹر نہیں کیا گیا تھا. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا, اسی ویلوڈرم کے اوپر ہم ایک نیا ویلوڈرم کھڑا کرنے جا رہے ہیں جو کہ لیٹسٹ ماڈل کا ہوگا, جو کہ ووڈن ہوگا.
खवातीन साइकिलिस्ट ने इस हुकूमती इक़दाम को ज़बरदस्त करार दिया है। मैंने खुद भी इस फील्ड में खेला भी हुआ और अब मैं इस फील्ड में कोचिंग करवाती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला है कि यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैं आता हूँ डेली और मैं साइकिलिंग भी करता हूँ। साइकिलिस्ट ने दूसरे शहरों में भी जदीद वेलोड्रोम बनाने पर जोर दिया है। तो नाज़रीन, ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। शामिल करते हैं पहली खबर। वफाकी दायरा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 0.82% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मुर्गी की कीमत 36 रुपये 78 पैसे बढ़ गई, जिसके बाद चिकन की औसत कीमत 325 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो हो गई। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत 3 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो बढ़ी है, जिससे औसत कीमत 99 रुपये 22 पैसे हो गई। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की औसत कीमत 33 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 1145 रुपये 84 पैसे तक हो गई। अंडे 7 रुपये 60 पैसे फ़ी दर्जन, प्याज 2 रुपये किलो, LPG के घरेलू सिलेंडर, दाल, मसूर और प्याज की कीमतें भी कम हुई। 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। शहर इक़्तिदार के बासी महंगाई के इस तूफ़ान के हवाले से क्या राय रखते हैं, इसी हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। आई चीज़ महंगी हो रही है। अब मैं एक मुर्गी ले रहा हूँ 600 रुपये की, ठीक है, 100 रुपये का धनिया लेंगे, 800 रुपये में हंडी पक रही है। क्या एक सेलमैन, एक छाबे वाला या गरीब आदमी वो पका सकेगा? मुर्गी तो कम मेरी ज़िंदगी में इस तरह का रेट, हम खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। हम दुकानदार हैं ना, कस्टमर को देते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। 500 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त जा रहा है। हम गोश्त खा नहीं सकते जाते हैं, बस क्या करें, गुजारा करता है। कभी कहते हैं, कभी दाल के साथ कहते हैं, कभी चटनी के साथ कहते हैं। गरीब बंदा ये मुर्गी भी नहीं ले सकता जो उसकी इस्तात थी, वो इस वजह से। महंगाई तो खैर ओवरऑल ही बड़ी है, लेकिन इसके तो हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं चिकन के, कि बहुत रेट इनका बढ़ा है। शामिल करते हैं अगली खबर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया है। यह फैसला इस्लामाबाद में सरबरा NCOC असद उमर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में बुध के रोज़ किया गया। NCOC के एलामिया के मुताबिक 24 मई से SOPs के साथ सियाहत खोलने की इजाज़त दे दी गई है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने का ऐलान किया गया है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में टेक अवे की सहूलत 24 घंटे के लिए कर दी गई है। NCOC के मुताबिक 5% से कम केसेस वाले इजला में मरहलावार स्कूल खोलने की इजाज़त होगी। इसके अलावा 1 जून से 150 अफराद के साथ ओपन एयर मैरिज हॉल्स में तकरीबात की इजाज़त होगी। ताहम मज़ारात, सिनेमा, इंडोर डाइनिंग, इंडोर जिम्स और पार्क्स बदस्तूर बंद रहेंगे, जबकि हफ्ता इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। एलामिया के मुताबिक 1 जून से खोले जाने वाले सेक्टर्स का जायजा 27 मई को लिया जाएगा। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी के बाद समाजी पाबंदियों में नरमी कर दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अहम इजलास के बाद बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। कोरोना केसेस की 5% से कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुल जाएंगे। बाकी मुल्क के तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खुलेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 20 जून के बाद शुरू होंगे। NCOC एलामिया के मुताबिक 24 मई से रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विस रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस 24 घंटे जारी रहेगी। 24 मई से ही सख्त SOPs के तहत तमाम सियाहती मकामात खोलने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 1 जून से ज़्यादा 150 मेहमानों के साथ शादी की आउटडोर तकरीबात की इजाज़त होगी। उसी रोज़ से अस्पतालों में मामूल के ऑपरेशंस भी शुरू हो जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि मज़ारात, सिनेमा हॉल्स, इंडोर डाइनिंग, इंडोर जिम और तफरीही पार्क्स बंद रहेंगे। ताहम वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स SOPs के साथ खुले रहेंगे। NCOC इजलास में मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का तफसीली जायजा लेने के बाद तमाम ज़रूरी इक़दामात करने के अज़्म का इयादा किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल-रज़ाक दाऊद ने कहा है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपने सेलर लिस्ट में शामिल कर दिया है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए कहा कि ये हमारे ई कॉमर्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और ये नौजवान और कारोबार करने वाली नई नस्ल के लिए वसी मौक़े पैदा करेगा। हम इसमें शामिल सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर फ़रोख्त करने के अहल ममालिक की फहरिस्त यहाँ देखी जा सकती है। इसे अपडेट करके पाकिस्तान को शामिल कर दिया है। पाकिस्तान का अमेज़ॉन की सेलर्स लिस्ट में शामिल होना कितना सूदमंद है और पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात करते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के सरबराह शबाहत अली शाह से। बहुत शुक्रिया शबाहत साहब वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान अमेज़ॉन की सेलर्स लिस्ट में शामिल हो गया है। अमेज़ॉन की ये सेलर्स लिस्ट में शामिल होना पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है? देखिए, आज तक पाकिस्तान के जो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज और वो सारी कम्युनिटीज़ जिनको कभी एक्सेस नहीं मिली इंटरनेशनल मार्केट्स की कि वो हमारी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो है उसको इंटरनेशनल मार्केट्स पे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करें, ये पहली दफ़ा ऐसा मौका मिला है हमारे स्मॉल टू मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को कि वो अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरनेशनली जो है वो मार्केट कर सकते हैं। तो ये पिछले कई सालों से हम वैसे कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट में ये मौका दिया जा रहा है और ये अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है कि हमारे वो सब लोग जिन्होंने बहुत मेहनत से अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्ड की हैं, वो एक पीयर टू पीयर बेसिस के ऊपर, यानी कि B2C बिजनेस टू कंज्यूमर बेसिस पे अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक मैसिव स्टेप है, जायंट स्टेप है towards opening up the Pakistan market to the international community. ठीक है, पाकिस्तानी अमेज़ॉन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार के मौके हासिल कर सकें, इस सिलसिले में NITB क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, NITB तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी इनेबलर है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आपने इसको इंटरनेशनली अगर आपने कुछ प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपकी मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है। नेशनल आईटी बोर्ड जो है वो बहुत सारे और इनिशिएटिव्स भी हैं, लेकिन एक मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जब अपने इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट्स बाहर सेल करते हैं तो पाकिस्तान के पास एक अपना पेमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि जो रिमिटेंसेज आएँ अगेंस्ट द एक्सपोर्ट्स और ये प्रोडक्ट्स जो आप सेल कर रहे हैं जो इंटरनेशनली जाएँ और कोई बायर्स इंटरनेशनल होते हैं तो एक ऐसा पेमेंट सिस्टम उनको दिया जाए ताकि इमीडिएटली इन रियल टाइम जो पैसे हैं वो हमारे SME जो सेक्टर है जो कि प्रोडक्ट्स सेल करेगा उसके पास इमीडिएटली ट्रांसफर हो सके। ठीक है, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बढ़ती हुई मार्केट में मजीद कितनी गुंजाइश है? कंपैरेटिव अगर आप मार्केट को देखें, कंपैरेटिव मार्केट इन द रीजन, यही देखना चाहिए सबसे पहले हमें। इंडिया और चाइना जो है ये दो मार्केट्स हैं जो कि लीडिंग है, राइट, इस पर्टिकुलर रीजन में जो सबसे ज़्यादा सेल्स करते हैं अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। तो आई थिंक इंडिया की तकरीबन क्लोज टू सम अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन एक्सपोर्ट है थ्रू अ प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़ॉन इंटरनेशनली। अच्छा, अगर ये कंपैरेटिव मार्केट हम देखते हैं क्योंकि सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेम काइंड ऑफ बायर्स भी होंगे, तो आप इससे इक्वेट कर लें। मेरा ये अपना दिस इज व्हाट माय ओपिनियन है कि एक साल में अगर हम मेहनत करें और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर करें, राइट, ये दिस इज द की, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर करें अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो कोई वजह नहीं है कि हम 300 से 500 मिलियन की सेल जो है वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, और नौजवानों को ई कॉमर्स के मौके हासिल करने के लिए क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? आई थिंक डोमेस्टिकली आई थिंक कुछ थोड़े से प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा और रोबस्ट होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उनको एक्सेस प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस दिलानी चाहिए, थोड़ा सा मार्केट करना चाहिए उन लोगों को जो कि प्रोडक्ट्स जिनके पास हैं, जो अपनी सेल्स करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मार्केटिंग आर्म नहीं है, तो ट्रेनिंग भी थोड़ी सी रिक्वायर्ड है लोगों को। उससे ज़्यादा आई थिंक कि हमें अपने जो यूथ है
ان کو اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی پالیسیز بھی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ای کامرس میں اپنی مارکیٹ بنانا یقیناً ایک تکنیکی عمل ہے. کیا نوجوانوں کے لیے کوئی ٹریننگ سیشن ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس سے ہم آہنگ ہو سکیں؟ نوجوانوں کی جو اگر چھوٹی میڈیم اسکیل انٹرپرائزز بھی جو ہیں وہ بھی اگر امیزون کے اوپر کچھ بھی سیل کرنا چاہتی ہیں تو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کوالٹی ایشورنس پیرامیٹرس اور کسٹمر سروس ڈلیوری جو KPIs ہیں وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے ہیں جو کہ ٹریننگ سے ہی آئیں گے. کچھ کمپنیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان لیول پہ یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ کچھ بھی آپ نے امیزون پہ سیل کرنا ہے تو آپ کو ٹریننگ ضرور لینی چاہیے. آئی تھنک ایک ایکسٹریم کامرس ایک کمپنی ہے جس نے بڑی ایگریسولی اور بڑے کمپٹنٹ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں آن لائن. گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اویئرنیس جو ہے ہم مارکیٹ اویئرنیس کم سے کم کریٹ کریں کہ وداؤٹ ٹریننگ اگر آپ جائیں گے امیزون پہ تو آپ کو کچھ سرپرائز ایلیمنٹ بھی مل سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو KPIs ہیں کسٹمر سروسز کی وہ بہت اسٹرینجنٹ ہیں, بہت ایکیوٹلی وہ مانیٹر کرتے ہیں. تو ٹریننگ جو ہے وہ مسٹ ہے. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. حکومت کی جانب سے کورونا کے باعث لگنے والی پابندیوں میں نرمی ضرور کی گئی ہے لیکن اب بھی احتیاط کی ضرورت ہے. ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.